हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। बिजनेस एनवायरनमेंट के लास्ट टॉपिक में हमने देखा कि बिजनेस एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, पॉलिटिकल, लीगल, सोशल तो और इकोनॉमिक। तो ये सारे एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स के बारे में हमने डिस्कस किया लास्ट टॉपिक में। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया, भारत में आर्थिक वातावरण। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। कल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में हमने देखा कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट किन किन से मिलकर बनता है। इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसीज और इकोनॉमिक कंडीशंस, इन तीनों को मिलाकर क्या बनता है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में ये तीन चीजें शामिल होती हैं। अब इंडिया में ये इसके बारे में हम देखते हैं कि क्या है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम इनको स्टडी करेंगे। सबसे पहला, इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ इंडिया। इंडिया में किस प्रकार का इकोनॉमिक सिस्टम है? तो इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो किस किस प्रकार का होता है? समाजवादी यानी कि सोशलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम, दूसरा कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम और तीसरा है मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। तो सबसे पहले जो है समाजवादी, और दूसरा उसके बाद कैपिटलिस्टिक, और तीसरा क्या हो गया? मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। तो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में क्या होता है? जो हमारा ये होता है सोशलिस्टिक, समाजवादी, इसमें क्या होगा कि इस पर गवर्नमेंट जो है वहां उस गवर्नमेंट का ज्यादातर कंट्रोल रहता है रिसोर्सेज के ऊपर, और जो इंडस्ट्रीज है वो गवर्नमेंट ही ज्यादातर लगाती है। दूसरा हमारा क्या आ जाता है? कैपिटलिस्टिक। इसमें जो है कुछ लोग जो है वो अपना अपना बिजनेस करते हैं और प्रॉफिट अर्न करने का उनका उद्देश्य रहता है, गवर्नमेंट का यहाँ कंट्रोल नहीं होता। मिक्स्ड सिस्टम में क्या होता है कि कैपिटलिस्टिक भी और सोशलिस्टिक दोनों को मिलाकर जो सिस्टम बनता है वो क्या होगा? हमारा मिक्स्ड। तो इसकी विशेषता क्या होती है? इसमें विभिन्न क्षेत्र होते हैं, सार्वजनिक, निजी और मिश्रित, यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर भी मिलते हैं यहाँ पे, निजी सेक्टर यानी जो प्राइवेट लोग अपना बिजनेस शुरू कर लेते हैं वो, और मिश्रित में तो फिर दोनों को इंक्लूड कर लिया जाता है। सार्वजनिक हितों पर ध्यान रखा जाता है, जो आम पब्लिक है, आम जनता है, उनके हितों को ध्यान रखा जाता है ताकि उनका शोषण ना हो। निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन, क्योंकि इसमें सार्वजनिक भी शामिल है, निजी क्षेत्र भी शामिल है। तो निजी क्षेत्र क्या है? प्रॉफिट अर्न करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करता है, तो उसको मोटिवेट किया जाता है, उनको प्रोत्साहन दिया जाता है। केंद्रीय नियोजन, जो प्लानिंग है वो सेंट्रल होती है, एक ही प्लानिंग की जाती है। रोजगार के चयन में स्वतंत्रता, तो यहाँ पर रोजगार के चयन में स्वतंत्रता, कोई भी व्यक्ति कोई भी किसी भी रोजगार को कर सकता है। सेकंड आ जाता है इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ इंडिया। तो इकोनॉमिक पॉलिसीज, इकोनॉमिक सिस्टम में हमने देखा तीन तरह के सिस्टम, सोशलिस्टिक, कैपिटलिस्टिक और मिक्स्ड। सोशलिस्टिक में गवर्नमेंट के अंडर सारे डिपार्टमेंट, सब कुछ गवर्नमेंट के अंडर होता है, और प्राइवेट में क्या होगा? लोग प्रॉफिट अर्न करने के उद्देश्य से अपने बिजनेस एस्टेब्लिश करते हैं। और मिक्स्ड में क्या होगा? तीनों को, इसको दोनों को शामिल किया जाएगा, समाजवादी और पूंजीवादी दोनों होते हैं इसमें। अब इकोनॉमिक पॉलिसीज को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले कौन सी आ जाएगी? हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी। देश में ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी किस लिए बनाई जाती है? ताकि जो इंपोर्ट होता है विदेशों से माल को खरीदना, एक्सपोर्ट होता है यहाँ पर प्रोडक्शन करके अपने देश में विदेशों को बेचना। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी किस लिए बनाई जाती है? आयात निर्यात को नियंत्रित करने के लिए। सेकंड है, देश के लोगों को पर्याप्त रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कौन सी पॉलिसी बनाई हुई है? एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी। फिर टैक्सेशन पॉलिसी, जो टैक्स है उनका एक स्ट्रक्चर तैयार करके उसको, उसके लिए एक पॉलिसी बना दी, तो वो कौन सी होगी? टैक्सेशन पॉलिसी। फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसी, नाम से ही पता चल रहा है कि देश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट करने के लिए कौन सी पॉलिसी है? इंडस्ट्रियल पॉलिसी। और उसके बाद है पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी, सार्वजनिक व्यय को नियंत्रित करने के लिए ये पॉलिसी बनाई गई है। फिर है पब्लिक डेब्ट पॉलिसी, लोगों को, जो व्यक्ति जो है बैंक से लोन लेते हैं तो उनको नियंत्रित करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए पब्लिक डेब्ट पॉलिसी बनाई गई है। और एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए एग्रीकल्चरल पॉलिसी बनी हुई है। और विदेशी पूंजी को आमंत्रित करने के लिए, फॉरेन के लोग यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करें यहाँ के बिजनेस में, उसके लिए कौन सी पॉलिसी है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। और जो हमारी कंट्री है, हमारा देश है, वहां पर डिमांड और सप्लाई बैलेंस रहे, तो उसके लिए कौन सी पॉलिसी बनाई गई है? डिमांड एंड सप्लाई किस चीज की? मनी की। तो उसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी बनाई गई है। तो इकोनॉमिक कंडीशन इन इंडिया ये हम देख लेते हैं।
इकोनॉमिक सिस्टम हो गया, इकोनॉमिक पॉलिसीज हो गई। अब थर्ड क्या आ जाता है, इकोनॉमिक कंडीशंस इन इंडिया। तो फॉरेन कैपिटल सबसे पहले, फॉरेन कैपिटल क्या होती है कि जो फॉरेन के लोग इंडिया में पैसा लगाते हैं, ठीक है, और ये जो है इसकी स्पीड जो है काफी बढ़ रही है। पहले ऐसा नहीं था, यहाँ पर रोक थी कि बाहर के व्यक्ति जो है हमारे इंडिया में जो है पैसा नहीं लगा सकते, लेकिन अभी इसमें क्या है, इंक्रीज हो रही है, ये स्पीड बढ़ रही है पैसा इन्वेस्ट करने की। बाहर के लोग बहुत ज्यादा आ रहे हैं इंडिया में और पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये कह रहा है कि इकोनॉमिक, इंडिया के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के लिए एक अच्छा संकेत है। सेकेंड है सप्लाई ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें क्या है, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, कोयले की खान है, और या जो आपके तेल के कुएं होते हैं, या लोहे की खान है, या जो हमारे फॉरेस्ट वन है, तो इनका पूरा लाभ उठाया जा रहा है। नेचुरल रिसोर्सेज ये प्रकृति ही हमें देती है ऑटोमेटिक, और इनसे फिर हम आगे प्रोडक्शन करते हैं। जैसे फॉरेस्ट है तो वहां से आप पेड़ को काट के इसे फर्नीचर तैयार किया जाता है, इससे कागज आदि बनाए जाते हैं। तो ये नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो भरपूर मात्रा में हमारे पास है इंडिया में, और उनका फायदा उठाया जा रहा है। आर्थिक विकास का स्तर, भारत में आर्थिक विकास संतुलित दर से है। तो ये आपको रेट याद ही करना है सिर्फ इसमें, कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लेवल क्या है, 8.5% एनुअल है, वार्षिक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, कुछ समय पूर्व तक भारत में बैंकिंग प्रणाली की ब्याज दर रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित की जाती थी। यानी आरबीआई एपेक्स बैंक है हमारा, ये आप 11th में पढ़ चुके हैं कि आरबीआई ही जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिसाइड करता था बैंक्स के लिए। लेकिन अब बैंकों को ये इंडिपेंडेंट कर दिया, मतलब अपने ऊपर डिपेंडेंसी खत्म कर दिया आरबीआई ने। उसने कहा कि अब आप अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को खुद ही डिटरमाइन करें। तो अब ये यही कारण है कि आज अब किसी भी बैंक में आप जाएंगे, आरबीआई जब डिसाइड करता था रेट, तो सभी बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट एक जैसा होता था। लेकिन क्योंकि अब उनको इंडिपेंडेंट कर दिया गया है इस मामले में, तो सभी बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमें अलग मिलेगा। इसके पश्चात है नेशनल इनकम। तो भारत में राष्ट्रीय आय जो है वो बढ़ तो रही है, लेकिन एक स्लो रेट से, धीमी गति से बढ़ रही है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, तो भारत में औद्योगिक विकास में अस्थिरता है। कभी तो इसमें वृद्धि हो जाती है, कभी तो उद्योग धंधे काफी चल पड़ते हैं, और कभी बिल्कुल उनमें कमी आ जाती है, तो एक स्टेबिलिटी नहीं है उसमें। नेक्स्ट है फॉरेन ट्रेड। भारत के विदेशी व्यापार में लगातार वृद्धि हो रही है, परंतु निर्यात आयात की अपेक्षा कम है। आयात मतलब हम विदेशों से तो ज्यादा माल मंगवा रहे हैं, लेकिन यहाँ से हम इंपोर्ट ज्यादा है, और एक्सपोर्ट क्या है, कम है। तो वृद्धि तो हो रही है, इंक्रीज तो हो रहा है विदेशी व्यापार, लेकिन इंपोर्ट ज्यादा हो रहे हैं, और एक्सपोर्ट जो है वो कम है, जिससे बैलेंस ऑफ पेमेंट एक टॉप कॉन्सेप्ट है, वो आएगा आपके आगे टॉपिक्स में। तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उस पे एक अनफेवरेबल हो जाता है वो बैलेंस, कि जब आप इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, तो उस पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है। उसके बाद जनरल प्राइस लेवल, भारत में सामान्य मूल्य स्तर पूरी तरह से नियंत्रण में है, यानी कि बहुत ज्यादा महंगाई भी नहीं है, और बहुत ज्यादा मतलब ऐसा भी नहीं है कि चीजें बहुत सस्ती हैं, तो ये एक कंट्रोल में है जो प्राइस लेवल है यहाँ पर। नेक्स्ट टॉपिक है आर्थिक सुधार 1991 से अथवा नई आर्थिक नीति, भारतीय आर्थिक वातावरण का बदलता स्वरूप। 1991 के बाद क्या क्या चेंज आए हैं हमारे भारत के आर्थिक वातावरण में। तो ये कह रहा है कि भारत सरकार ने 1991 से देश को आर्थिक संकट से उबारने और विकास की गति को तीव्र करने के लिए एक सिलसिला शुरू किया कि हमारे देश का जो विकास है वो बढ़ना चाहिए। तो उसके लिए क्या है, तीन चीजें ऐसी थी जिन्होंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जिनमें से सबसे पहला था लिबरलाइजेशन, सेकंड था प्राइवेटाइजेशन, और थर्ड था ग्लोबलाइजेशन। तो इसके बारे में अब डिटेल में जानते हैं। लिबरलाइजेशन क्या होता है, उदारीकरण, लिबरल हो जाना, उदार बन जाना। उदारीकरण का अर्थ अर्थव्यवस्था को अधिक प्रतियोगी बनाकर नौकरशाही शिकंजे से मुक्ति दिलाना है। तो ये क्या है, नौकरशाही शिकंजे से मुक्ति दिला देना और कंपटीशन को ज्यादा क्रिएट कर देना। तो कंपटीशन कैसे ज्यादा होगा, इसके लिए क्या किया गया, कंपटीशन को बढ़ाने के लिए ज्यादातर उद्योगों में लाइसेंस को कंपलसरी था, पहले लाइसेंस लेना कंपलसरी होता था, लेकिन अब उसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, उसको खत्म कर दिया। तो अब ज्यादातर उद्योग उस काम को कर सकते हैं। पहले लाइसेंस लेने के चक्कर में कई जो बिजनेसमैन है वो उस बिजनेस को नहीं कर पाते थे, और क्योंकि अब लाइसेंस लेने की जरूरत ही नहीं थी, तो अब जो है व्यवसायी इस काम को आसानी से कर सकते हैं। तो किसी भी इंडस्ट्री के उसमें नंबर ऑफ फर्म्स जो है वो ज्यादा होगी, तो उससे कंपटीशन बढ़ा।
व्यवसायिक क्रियाओं के पैमाने का स्वतंत्र निर्धारण करना। व्यवसायिक क्रियाएं लार्ज स्केल पर की जाएं, स्मॉल स्केल पर की जाएं, या इस पे भी इंडिपेंडेंसी होगी। अब ये कंट्रोल नहीं होता गवर्नमेंट के द्वारा कि आप इतना छोटा व्यवसाय कर सकते हो, इतना बड़ा कर सकते हो। तो ये इंडिपेंडेंटली अब बिजनेसमैन डिसाइड कर सकता है कि मुझे बड़े लेवल पर, बड़े स्केल पर बिजनेस करना है या छोटे स्केल पर। उसके पश्चात वस्तुओं और सेवाओं के एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगे प्रतिबंधों को हटाना। तो ये रेस्ट्रिक्शंस हटा दी। गुड्स और सर्विसेज के ऊपर जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए जो रेस्ट्रिक्शन लगी हुई थी कि ले जाया नहीं जा सकता या उससे टैक्स वसूल किया जाता था, तो ये सारे प्रतिबंध अब रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया। वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य निर्धारण में स्वतंत्रता। अब प्रोडक्ट और सर्विसेज है, उनका जो प्राइस है वो खुद बिजनेसमैन डिसाइड करेगा। तो उसमें स्वतंत्र कर दिया उनको, कोई ऐसा फिक्स वो नहीं बनाया कि भाई इतना ही रेट इसका होना चाहिए, तो वो स्वतंत्र है इसमें। तो कर दरों में कमी, टैक्स की जो रेट है वो कम कर दी गई ताकि ज्यादा से ज्यादा बिजनेसमैन बिजनेस करने के लिए क्या हो, प्रभावित हो, प्रोडक्शन करें ज्यादा से ज्यादा बिजनेसमैन। तो उसके लिए टैक्स रेट क्या कर दिया, कम कर दिया। अब ज्यादा लोग बिजनेस करने लगे, जिससे फिर कंपटीशन बढ़ गया। अर्थव्यवस्था पर लगे अनावश्यक नियंत्रणों से मुक्ति। अननेसेसरी जो कंट्रोल्स थे उनको भी क्या कर दिया, खत्म कर दिया, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसेस को इजी बना दिया गया। पहले काफी टफ होता था, इसके लिए काफी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती थी। तो अब क्या किया, उसको इंपोर्ट करना है कोई सामान बाहर से या हमारे देश से एक्सपोर्ट करना है दूसरे देश को, तो उस प्रोसेस को क्या बना दिया, सरल बना दिया। विदेशी पूंजी व तकनीक को आकर्षित करने को सरल बनाना। तो फॉरेन की टेक्नोलॉजी या फॉरेन की जो कैपिटल है वो हमारे देश में आए, तो इसके उसको अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए। तो ये लिबरलाइजेशन सबसे पहला पॉइंट। अब नेक्स्ट आ जाता है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन 1991 के बाद देश का विकास हो, इसके लिए क्या कोशिश की गई, प्राइवेटाइजेशन की। तो निजीकरण का अभिप्राय ऐसी आर्थिक प्रक्रिया से है जिसके द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों को, सार्वजनिक क्षेत्र के किसी उपक्रम को पूरी तरीके से या अंशतः निजी स्वामित्व में लाया जाता है। तो इसको आप इस प्रकार से समझे कि जैसे कोई गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट किसी इंडस्ट्री को चला रही है, और जो कुछ प्राइवेट व्यक्ति हैं, गवर्नमेंट क्या करती है, ये सारा अपना जो उपक्रम है, पूरा एक अंडरटेकिंग है, उसको क्या करती है, वो प्राइवेट ओनरशिप में दे देती है, प्राइवेट लोगों को दे देती है कि आप इसको चलाइए। ठीक है, या तो पूरी तरीके से दे देगी, या गवर्नमेंट कहती है कि 50% हम अपने पास रखेंगे और 50% शेयर ये आपके पास है इसका। तो ये है, तो इसको निजीकरण कहते हैं। नए उपक्रम को सार्वजनिक क्षेत्र की बजाय निजी क्षेत्र में स्थापित करना भी निजीकरण है। इतना ही नहीं, जिन वस्तुओं का उत्पादन पहले सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित था, इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ ऐसे वो थे, प्रोडक्ट थे, जिनको केवल जो पब्लिक सेक्टर है वहीं पर उसका प्रोडक्शन किया जा सकता था, प्राइवेट लोग उसको नहीं बना सकते थे। जैसे आप उदाहरण के लिए समझे कि जो हथियार है, या जो ये जो आपका रेलवे डिपार्टमेंट है, या जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, ये पहले क्या है, गवर्नमेंट ने अपने अंडर ही लिया हुआ था, प्राइवेट लोग ये कार्य नहीं कर सकते थे। जिनके उत्पादन से सार्वजनिक क्षेत्र को वंचित करना, और वंचित किए बिना ही उसके उत्पादन के लिए निजी क्षेत्र को अनुमति प्रदान करना भी निजीकरण। तो ये भी निजीकरण होगा कि गवर्नमेंट उसको, मालिक वो खुद है, लेकिन वो क्या कहती है, प्राइवेट लोगों को कह देती है कि आप इसका प्रोडक्शन करें, तो वो भी प्राइवेटाइजेशन कहलाता है। इसके बाद इसकी मुख्य विशेषताएं कौन-कौन सी हैं? सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका में कमी हो जाती है और निजी क्षेत्र की भूमिका क्या, उसको बढ़ाना, ये उद्देश्य था, ये विशेषता है, उद्देश्य कह लो इसका। दूसरा, फिस्कल बर्डन को कम करना, राजकोषीय बोझ को कम करना। गवर्नमेंट के ऊपर जो एक उसके कोषों के ऊपर, यानी उसके जो खर्चे थे गवर्नमेंट को जो करने पड़ते थे, अब गवर्नमेंट ने क्या किया, प्राइवेट लोगों को कहा कि आप प्रोडक्शन करें। तो अब गवर्नमेंट को वो खर्चे नहीं करने, तो उसका फिस्कल बर्डन क्या हो गया, कम हो गया। गवर्नमेंट मशीनरी के आकार को कम करना, ऑब्वियसली प्राइवेटाइजेशन का मतलब यही होता है कि गवर्नमेंट मशीनरी को कम कर दो और प्राइवेट लोग उस काम को आगे आकर करें, तो ये इसको कम किया गया। आर्थिक विकास की गति को तेज करना, प्राइवेटाइजेशन से क्या माना गया कि आर्थिक विकास जो होगा वो तेज होगा। उपक्रमों के प्रबंध को बेहतर बनाना, क्या माना जाता है कि गवर्नमेंट की बजाय जो प्राइवेट सेक्टर है उनका जो मैनेजमेंट है वो बढ़िया होती है। तो गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन किस लिए किया, ताकि उपक्रमों का प्रबंध जो है वो बढ़िया बनाया जा सके। उसके बाद सरकारी कोषों में वृद्धि करना, गवर्नमेंट के जो अब प्राइवेट जो ओनरशिप में जो बिजनेस चलाए जाएंगे गवर्नमेंट के, तो वो लोग तो प्रॉफिट अर्न करेंगे करेंगे क्योंकि उनकी मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है।
तो जब प्रॉफिट अर्न होंगे तो गवर्नमेंट भी उसमें अपना शेयर लेगी, तो गवर्नमेंट के जो फंड्स है वो क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित उद्योगों को निजी क्षेत्र के लिए खोलकर प्रतियोगिता में वृद्धि करना। तो इसमें क्या है, जो प्राइवेट ओनरशिप में जो बिजनेस चलाएंगे, गवर्नमेंट वाले जो बिजनेस प्राइवेट ओनरशिप में चलाए जाएंगे, तो ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें आने का प्रयास करेंगे, कंपटीशन बढ़ेगा, जिसकी वजह से क्या है, प्रतियोगिता अगर प्रतियोगी कंपटीशन बहुत हेल्दी कंपटीशन है तो वहां पर हमेशा उसका हम बेनिफिट ले पाते हैं। तो प्राइवेटाइजेशन किया गया। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, ग्लोबल होता है पूरे विश्व में, ठीक है, पूरे विश्व में फैला देना। तो वैश्वीकरण का अर्थ क्या हो गया, अर्थव्यवस्था का शेष विश्व के साथ एकीकरण करने से है। पहले क्या होता था कि सभी देश अपने अपने देश में प्रोडक्शन कर रहे हैं और अपने देश में ही उसको सेल परचेज वही हो रहा है कि कंट्री गेम उसमें। लेकिन ग्लोबलाइजेशन क्या होता है कि यहाँ का जो कोई भी बिजनेसमैन है वो यहाँ प्रोडक्शन करके दूसरे देश में बेच सकता है, या दूसरे देश में जाकर प्रोडक्शन करके वहां पर वहीं पर प्रोडक्शन करे और वहीं पर उसको बेच दे। तो वैश्वीकरण होता है कि कोई, अब देखो आप ये देखिए कि पूरे वर्ल्ड में आप कहीं से भी कोई भी वस्तु को खरीद सकते हैं। तो ये किसके कारण पॉसिबल है, ग्लोबलाइजेशन के कारण। तो इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, सभी देशों में वस्तुओं और सेवाओं का स्वतंत्र प्रवाह, आसानी से कोई भी वस्तु, मैंने अभी बताया कि कहीं से हम कुछ भी खरीद सकते हैं। सभी देशों में पूंजी का स्वतंत्र प्रवाह, कोई भी व्यक्ति किसी भी देश में जाकर व्यापार कर सकता है वहां कैपिटल इन्वेस्ट करके। सभी देशों में सूचनाओं एवं तकनीकी का स्वतंत्र प्रवाह, यानी कि इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी, अब हम, मैं ये चाहूँ कि यूएसए से कोई मशीन मंगवा लूं मैं अपने बिजनेस में प्रोडक्शन करने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, मंगवाया जा सकता है। कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री की टेक्नोलॉजी को परचेज कर सकता है। उसके बाद सभी देशों में लोगों का स्वतंत्र आना जाना, कोई भी लोग कहीं पर भी आ जा सकते हैं, ये तो ऑब्वियसली, तो ये है। ग्लोबलाइजेशन होगा तो लोगों को एक देश से दूसरे देश में जाना भी पड़ेगा। अब उस पर कोई पाबंदी नहीं है ऐसी, तो लोग जो है वो इंडिपेंडेंटली स्वतंत्रता पूर्वक आ या जा सकते हैं किसी दूसरे देश में। सभी देशों में समान झगड़े के निवारण की विधि, यदि यदि कोई डिस्प्यूट हो जाता है बिजनेसमैन का, तो उनके लिए क्या है, एक झगड़े के जो झगड़े का निपटारा भी किया जाएगा ना, डिस्प्यूट को सोल्व किया जाएगा। तो उस डिस्प्यूट के सॉल्यूशन के लिए सभी देशों में समान एक जैसी विधि को अपनाया जाएगा, झगड़ों का निपटारा करने के लिए एक जैसी विधि अपनाई जाएगी। अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जो ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन किया गया 1991 के बाद, इसके क्या ऑब्जेक्टिव थे, किन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ही ऐसा किया गया। सबसे पहला, जो इंडस्ट्रियल सिस्टम था वो मॉडर्न बने। कैसे मॉडर्न बनेगा इंडस्ट्रियल सिस्टम, एक कंट्री जब दूसरी कंट्री से नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मंगवाता है तो उसके उसकी जो उद्योग है, उसकी जो इंडस्ट्रीज है वो कैसी होंगी, मॉडर्न बनेंगी। तो इसको इसको देश की औद्योगिक व्यवस्था का आधुनिकीकरण करना था उद्देश्य इसका। दूसरा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहन देना, जो जिसमें कि प्राइवेटाइजेशन वाला जो पॉइंट है वो वहां हमने पढ़ा कि गवर्नमेंट सब कुछ प्राइवेट हाथों में देना चाहती है कि ये इनकी मैनेजमेंट बढ़िया है, ये ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसा किया गया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करना, अब ग्लोबलाइजेशन में कि एक देश दूसरे देश में आकर इन्वेस्ट कर सकता है, तो ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा हमारे देश में आए, ये उद्देश्य रहा इसका। अनप्रोडक्टिव कंट्रोल्स को हटाना, ऐसे कंट्रोल्स जो इनका कोई फायदा ही नहीं था और कंट्रोल करने से हमें नुकसान ही हो रहा था, तो ऐसे नियंत्रणों को, ऐसे कंट्रोल्स को हटा दिया गया। जैसे लाइसेंस का एग्जांपल लिया हमने कि एक बिजनेसमैन को लाइसेंस लेना कंपलसरी होता था, बाद में क्या कर दिया, उस लाइसेंस को लेने की अनिवार्यता, कंपल्शन को खत्म कर दिया गया, जिसके कारण क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा लोग अब उस बिजनेस को कर सकते हैं। तो ये, जब तक ये कंट्रोल था तो हमारे प्रोडक्शन पर इफेक्ट पड़ रहा था, तो उस कंट्रोल के कारण कुछ भी प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था। तो अब उसके हटा दिया जैसे ही उस कंट्रोल को, तो क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होने लगा। इंडियन इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ जोड़ना, ग्लोबलाइजेशन में यही तो किया कि इंडिया की इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ जोड़ दिया। इंडिया के लोग जो है किसी भी कंट्री में कभी भी आ जा सकते हैं, यहाँ से अपने माल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, दूसरे देश से माल को इंपोर्ट कर सकते हैं, वहां की टेक्नोलॉजी को परचेज कर सकते हैं, यहाँ जो प्रोडक्शन किया उसको दूसरे देशों में जाकर बेच सकते हैं। तो ये उद्देश्य था। फिजिकल डेफिसिट पर नियंत्रण करना, ये बताया कि भाई जो इसमें प्राइवेटाइजेशन किया गया,
प्राइवेट लोगों के हाथ में दे दिए बिजनेस कि आप चलाइए। अब उन्होंने काफी प्रॉफिट्स अर्न किए और गवर्नमेंट के उसमें उसको प्रॉफिट्स को का शेयर दिया या टैक्स रूप में कह लो कि दे दिया, तो जिससे फिस्कल जो डेफिसिट है वो क्या हुई, कम हो गई, उस पर कंट्रोल हुआ। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में वृद्धि करना। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में वृद्धि करने का मतलब क्या हो गया, विदेशी विनिमय भंडार, यानी दूसरे देशों के साथ जब हमारी ग्लोबलाइजेशन में एक देश का दूसरे देश के साथ व्यापार होने लगा, तो उससे क्या हुआ कि फॉरेन की करेंसी यहाँ भी आई और हमने भी क्या किया, मतलब उनकी करेंसी, उन्होंने यहाँ पर इन्वेस्ट किया पैसा, तो उनका भी टैक्स वगैरह से हमें वहां भी फायदा हुआ। उसके बाद है पब्लिक सेक्टर कि अलाभकारी औद्योगिक इकाइयों पर नियंत्रण करना। सार्वजनिक क्षेत्र की, यानी पब्लिक सेक्टर में जो बिजनेस चल रहे थे जिनसे प्रॉफिट नहीं हो पा रहे थे, तो उनको कंट्रोल करने के लिए क्या कर दिया, प्राइवेटाइजेशन। तो गवर्नमेंट ने ये देखा कि जो हमारे अंडर जो काम हो रहे हैं, जो बिजनेस चल रहे हैं, उनमें ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा, ये सोचकर गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन करके और प्राइवेट ओनरशिप में लोगों को दे दिया कि आप चलाइए इसको। तो ये इसका उद्देश्य रहा। ठीक है। अब इसमें बताया नेक्स्ट कि जो हमारे ये उद्देश्य थे ऊपर वाले 8 पॉइंट जो हमने अभी पढ़े हैं, कि इसके लिए फिर गवर्नमेंट ने क्या कदम उठाए। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने जो कदम उठाए, नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई, नई ट्रेड पॉलिसी बनाई, फिस्कल रिफॉर्म्स किए, मॉनेटरी रिफॉर्म्स, कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स, और फेजिंग आउट सब्सिडीज, यानी कि अनुदान को समाप्त कर दिया, और मूल्य नियंत्रणों को समाप्त कर दिया। तो ये हम नेक्स्ट टॉपिक ये पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आज आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है।